नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में हम व्यवस्थापिका की कार्य व शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह जनता का दर्पण है। सी ऑफ स्ट्रॉन्ग के अनुसार आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका अथवा कानून बनाने वाली संस्थाएं होती है। विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लैंड और भारत में इसे संसद कहा जाता है, जापान में डाइट तथा अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है। चीन की व्यवस्थापिका का नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्विट्जरलैंड में इसे राष्ट्रीय सभा कहा जाता है। आधुनिक समय में नियम निर्माण का कार्य करने वाली संस्थाओं को व्यवस्थापिका कहा जाता है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि नियम निर्माण का कार्य हमेशा से केवल व्यवस्थापिका संस्थाएं करते रही है। प्राचीन समय में नियम निर्माण का कार्य व्यवस्थापिकाएं नहीं करती थी, क्योंकि उन दिनों कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्य में कोई भेद नहीं था। व्यवस्थापिकाएं नियम निर्माण संगठनों के रूप में कब और क्यों विकसित हुई, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सी.एफ. स्ट्रॉन्ग ने लिखा कि आधुनिक युग में सरकारों में व्यवस्थापिकाएं लोकतंत्र के चढ़ते ज्वार के अनुपात में उभरती गई हैं। वस्तुतः व्यवस्थापिकाओं का विकास लोकतंत्र के साथ साथ ही हुआ है। इस दृष्टि से यह सरकार का एक प्राचीन निकाय है। व्यापक अर्थों में व्यक्तियों का वह समूह है जो कोई प्रतिनिध्यात्मक आधार नहीं रखते हुए भी शासक को नियम निर्माण में परामर्श, सहायता व प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। कर्टिस ने लिखा है कि प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से नियम निर्मात्री संस्थाओं का स्थान और महत्व इंग्लैंड की सर्वोच्च सत्तात्मक संसद से लेकर पूर्व सोवियत संघ की गैर सर्वोच्च सत्तात्मक सुप्रीम सोवियत तक या शक्तिशाली अमेरिकी कांग्रेस से लेकर स्पेन की शक्तिहीन कोर्टेज तक अलग अलग है। आज व्यवस्थापिकाओं के बारे में अनेक विशेषण प्रचलित है। कुछ लोग इन्हें रबड़ की मोहर या बातूनी दुकानें या कठपुतली निकाय या धोखाधड़ी की दिखावटें कहकर पुकारने लगे हैं। लेकिन इन सब विशेषणों के बावजूद भी व्यवस्थापिकाएं अनेक शक्तियों से संपन्न होने के कारण महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। मोटे रूप से व्यवस्थापिकाएं दो प्रकार के कार्य करती हैं: परंपरागत अथवा सरकारी कार्य और आधुनिक अथवा राजनीतिक कार्य। तो हम पहले चर्चा करेंगे व्यवस्थापिकाओं के परंपरागत अथवा सरकारी कार्य, और इसमें पहला कार्य है विधायी कार्य। व्यवस्थापिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना, इसलिए इसे नियम बनाने वाला विभाग कहा जाता है। रिनार्ड ने इस संबंध में लिखा है कि आधुनिक विधानमंडल एक प्रकार से भी कारखाने हैं जिनका काम कानून निर्माण का है। यह लोकमत नाम के कच्चे माल को प्रस्तावों, नीतियों और कानूनों में परिणत किया जाता है। विधानमंडलों में ही विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर बहस की जाती है, फिर उन्हें किसी संशोधन सहित या उसके बिना पास किया जाता है या उन्हें किसी अन्य प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात कर लिया जाता है। ऐसे अधिकांश देशों में जहाँ विधायी व्यवहार का लोकतांत्रिक रूप है, यह बात आम है कि विधेयकों के 3 वाचन होते हैं और हर हालात में उन विधेयकों को समितियों को सौंपा जाता है ताकि उन पर विस्तार के साथ विचार विमर्श हो सके। दूसरा कार्य वित्तीय कार्य। व्यवस्थापिका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का नियंत्रण एवं नियमन करती है। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में वह अनुमानित आय व्यय को स्वीकार करती है। वह राष्ट्रीय बजट को पारित करती है, जिसके द्वारा नए कर लगाए जाते हैं और पुराने करों की दरें घटाई बढ़ाई जाती है या उन्हें समाप्त
किया जाता है। बिना व्यवस्थापिका की अनुमति के एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। कार्यपालिका पर नियंत्रण। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। संसदीय शासन वाले देशों में कार्यपालिका पूरी तरह विधायिका पर निर्भर होती है। कार्यपालिका विधायकों के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती है, किंतु विभिन्न उपायों द्वारा कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण रहता है। उदाहरणार्थ, अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति पर नियुक्ति के मामले में प्रभावकारी नियंत्रण रखते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तथा सीनेट मंत्रियों के भ्रष्ट पर आचरण की जांच कर सकती है। संस्थात्मक शासन प्रणाली में अविश्वास का प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, प्रश्नकाल, बजट और सरकार की प्रमुख नीतियों पर बहस तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में महाभियोग की प्रक्रिया विधायिका के हाथों में ऐसी युक्तियां हैं जिनसे वे सरकार पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं। हमें मालूम है कि अमेरिकी कांग्रेस ने 1868 में राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का प्रयोग किया और मतदान में वे केवल एक मत से बच सके। सन 1974 में राष्ट्रपति निक्सन के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई को प्रारंभ किया गया, जो अपना त्यागपत्र देकर इससे बच गए थे। अब न्यायिक कार्य। आमतौर से विधायिका को न्यायिक कार्य प्रदान नहीं किए जाते हैं, किंतु कतिपय देशों में विधायिका न्यायिक प्रकृति के कुछ कार्यों का संपादन करती है। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा देश का सर्वोच्च अपीली न्यायालय। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने पर कांग्रेस का ऊपरी सदन सीनेट महाभियोग की न्यायालय की भांति सुनवाई करके निर्णय करता है। भारत में राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग पर इसी तरह की सुनवाई में निर्णय की व्यवस्था संसद करती है। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सभा को संविधान की व्याख्या का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारा यह मत है कि विधायिकाओं को न्यायिक कार्य नहीं सौंपे जाने चाहिए, क्योंकि उनका निर्वाचन न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए नहीं किया जाता। न्यायिक कार्य विधिवेत्ता ही कर सकते हैं और आम विधायकों में विधिवेत्ताओं जैसा विशिष्टीकरण नहीं होता है। विधायिका स्वयं कानून बनाकर उनकी न्याय की व्याख्या का कार्य करेंगे तो निश्चय ही शक्तियों का दुरुपयोग होगा। अब निर्वाचन संबंधी कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कार्य भी करते हैं। इजराइल और भारत की संसदें गणराज्य के राष्ट्रपति का निर्वाचन करती हैं। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को उस स्थिति में राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है अगर राष्ट्रपतीय निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की संसदें ब्रिटिश संप्रभु को 3 नामों की सिफारिश करती है और उनमें से एक को गवर्नर जनरल का कार्यभार संभालने के लिए नामित किया जाता है। कई देशों में विधायिकाएं प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों का चुनाव का अनुमोदन करती हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा मंत्री पद के लिए जिन व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, सीनेट द्वारा उनका अनुसमर्थन आवश्यक है। अब संविधान संशोधन संबंधी कार्य। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान में संशोधन करने का माना गया है। विधायिकाएं जन संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती हैं। अतः यदि संविधान जन इच्छा के क्रियान्वयन में बाधक बनने लगे तो उसमें संशोधन का अधिकार व्यवस्थापिका के पास ही रखना तर्कसंगत है। संशोधन का यह अधिकार कुछ देशों के लिए विधानमंडलों को आंशिक रूप से प्राप्त रहता है, तो कुछ देशों में विधानमंडल को संशोधन का पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाता है।
इंग्लैंड की संसद जब चाहे तब संविधान में संशोधन कर सकती है, क्योंकि वह साधारण कानून और संवैधानिक कानून में कोई अंतर नहीं है। किंतु अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि देशों में विधायिका को संशोधन का आंशिक अधिकार ही प्राप्त है। ये थे व्यवस्थापिकाओं के परंपरागत या राजनीतिक व सरकारी कार्य, परंपरागत या सरकारी कार्य। अब हम चर्चा करेंगे व्यवस्थापिकाओं के आधुनिक अथवा राजनीतिक कार्य। और इसमें पहला है औचित्यकरण या वैधता प्रदान करने का कार्य। इसका अभिप्राय है जनता तथा अभिजन में सरकार के शासन करने के नैतिक अधिकार के लिए या तो नियमित और निर्विघ्न रूप से या स्पष्ट व चेतन ढंग से कार्यपालिका के उपक्रम पर विधायी अनुमोदन की छाप लेकर स्वीकृति अथवा समर्थन प्राप्त करना। विधायक का संबंध जनता और अभिजन वर्ग से सरकार के शासन करने के उस नैतिक अधिकार के प्रति व्यापक और गहन भावना उत्पन्न करती है जो अन्यथा उपलब्ध नहीं हो सके। सुरक्षा यंत्र कार्य। विधायिकाएं तनाव कम करती हैं, पुनः आश्वासन प्रदान करती हैं और आमतौर पर सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के प्रति समर्थन जुटाने का काम करती हैं। वे बाहर के जाने के रास्ते का कार्य भी करती हैं, जिसका तात्पर्य है कि जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में गतिरोध की स्थिति आ जाती है और सामान्य निर्णय निर्माण प्रक्रिया उस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं सुझाती, तो अभिजन वर्ग कई बार ऐसे निर्णय के लिए विधायिका की ओर देखते हैं जिससे उस व्यवस्था को गतिरोध की स्थिति से निकाला जा सके। प्रतिनिधित्व कार्य। व्यवस्थापिकाएं प्रतिनिधित्व का कार्य भी करती हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व से तात्पर्य है कि शासकों या प्रतिनिधियों का उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होना जिन्होंने उनको शासक बनाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका अदा की है। इसी कारण विधायिका से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निर्वाचकों के आदेशों, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति उदासीन नहीं रहे, अपितु वह नियम निर्माण करते समय इन बातों पर विशेष ध्यान रखे। अब राजनीति, समाजीकरण एवं शिक्षण कार्य। विधायिकाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है राजनीतिक समाजीकरण एवं जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। राजनीतिक समाजीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके आधार पर कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अपने को लोगों से प्रतिबद्ध रखती है और अपने अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टि से राजनीतिक समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में लोगों के मूल्य, विश्वास, आस्था तथा संवेग वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को प्रदान किए जाते हैं। संसद और विधायिकाएं राजनीतिक प्रशिक्षण के प्रमुख मंच हैं। विधायिकाओं में होने वाले वाद विवाद समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन के माध्यम से आम जनता तक पहुंचते हैं। जनता उन पर बहस करती है तथा राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक जागरूक व अधिक समझ वाली बनने लगती। अब पर्यवेक्षण, छानबीन और निगरानी के कार्य। आधुनिक विधायिकाएं कार्यपालिका को नियम निर्माण की स्वीकृति प्रक्रिया का उल्लंघन करने से रोकने का प्रयत्न करती है। लोक लेखा समिति प्रश्नों व पूरक प्रश्नों, ध्यान आकर्षण प्रस्तावों, स्थगन व कटौती तथा निंदा प्रस्तावों से व्यवस्थापिकाएं कार्यपालिका की पूरी चौकसी करती है। कभी कभी संसद जांच आयोग की नियुक्ति भी करती है। हाल ही में भारत में एक बैंक घोटाले की जांच के लिए एक बार जेपीसी की नियुक्ति इसका सुंदर उदाहरण है। व्यवस्थापिका द्वारा जांच एवं निगरानी का डर कार्यपालिका और न्यायपालिका को सतर्क रखता है, क्योंकि व्यवस्थापिका की भूमिका देश के रक्षक एवं पहरेदारों जैसी है। यह देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका या उच्च पदाधिकारियों से जवाब तलब करने का अधिकार रखती है।
संक्षेप में व्यवस्थापिकाएं राजनीतिक व्यवस्था के प्रत्येक घटक की निगरानी रखने का कार्य करती है तथा शक्तियों के दुरुपयोग से बचाव करती है। तो ये थे आपके व्यवस्थापिका के आधुनिक अथवा राजनीतिक कार्य। धन्यवाद।